नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा के सभी दर्शकों का स्वागत है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से तकरीबन 6 महीने पहले पंजाब में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद अब पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कई पूर्व विधायकों ने भी बीजेपी को छोड़ा है। साथ ही साथ इन सभी नेताओं ने जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने बीजेपी को अलविदा कहकर घर वापसी का ऐलान कर दिया है। मैं यही गल कही है कि भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। कोई गल्लां ते होणगियां ही, इस कोई शक नहीं हैगा। लेकिन मैं तुहानूं ये गल कही है कि भाई हुण मैं दिल्ली जा रहा, मेरी 12 बजे फ्लाइट है, ये बाद वापस मैं आवांगा। तो लेकिन ये वादा कि हुण दोबारा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस अमृतसर। इस ऐलान के बाद वेरका दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। राजकुमार वेरका का कहना है कि उन्होंने घर वापसी का फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझ कर लिया है। कई दिनों की सोच विचार तो बाद आज मैं फैसला किया है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी नूं अलविदा कह रहा हैं, भारतीय जनता पार्टी तो अस्तीफा दे रहे हैं। और ये बाद क्योंकि तुसी उत्सुक तो कि ये बाद की होएगा, ये बाद मैं फौरी तौर के ऊपर दिल्ली रवाना हो रहा हुणे ही। और दिल्ली रवाना होने तो बाद मैं कांग्रेस पार्टी दे विच शामिल हो रहा। राजकुमार वेरका पहले ही कांग्रेस में थे। वो चन्नी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन 1 साल में ही वेरका का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। राजकुमार वेरका के फैसले पर बीजेपी हैरानी जता रही है। बीजेपी प्रवक्ता अनिल सरीन ने वेरका से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने और अब बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में जाने की वजह पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ वेरका शामिल हुए, उन्होंने बनता मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का उपाध्यक्ष बनाया गया और होर ते होर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टॉप डिसीजन मेकिंग जी बॉडी होंगी है, कोर कमेटी होंगी है, उसका भी सदस्य नॉमिनेट किया गया। उसके बावजूद जो छड़ के जा रहे हैं और वापस कांग्रेस जा रहे हैं, तो इसका जवाब राजकुमार वेरका जी को देना होएगा कि किहड़ियां गल्लां सीगियां जिन्हों ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ और भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई सी। राजकुमार वेरका पंजाब में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा थे। उनका कांग्रेस में जाना मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में कांग्रेस पुराने नेताओं की घर वापसी करा रही है, तो हरियाणा में भी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। कांग्रेस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में है और इसी मंथन से कांग्रेस ने निकाला है जीत का फॉर्मूला। इस बार क्या है कांग्रेस का प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। हरियाणा हमेशा से जातीय राजनीति के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन 2014 में जातीय समीकरण बदल दिए गए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक तरफ जहां जाट समुदाय की राजनीति को पलट दिया और गैर जाट समुदायों को आकर्षित करके हरियाणा में लगभग 2 बार सरकार बनाई और वहीं से पूरे के पूरे समीकरण बदल दिए गए। अब इन समीकरणों को सामने रखते हुए विपक्ष खासकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। ऐसी खामियां, ऐसी कमियां और सरकार के फेलियर्स सामने रखकर अब उन वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है जिनको लुभाकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 2 बार सरकार बनाई। अब उन समीकरणों की बात कर लेते हैं। हरियाणा में लंबे समय तक जाट समुदाय ने शासन किया है, यानी जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं ने सरकारें बनाई और बाकी जो वर्ग थे उनको भी उन नेताओं ने आकर्षित किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में लगातार अपनी सोशल इंजीनियरिंग के बल पर हरियाणा में शासन करती आई है, लेकिन अब कांग्रेस किसी न किसी रूप में किसी भी कीमत पर सत्ता में लौटना चाहती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उसे चुभ रहा है और उसकी अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लिया है और अब
कांग्रेस और दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी के एक सोशल इंजीनियरिंग वाले वोट बैंक पर सेंध लाने की तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं कि सेंध कैसे और क्यों लगाई जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट समुदाय यानी कि अपर कास्ट ऊंची जाति वाले मतदाताओं का 70% तक जो मत थे वो हासिल किए थे। और वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 73% ओबीसी कैटेगरी के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो काफ़ी हद में भारतीय जनता पार्टी उसे गिराने में कामयाब रही। लेकिन अब कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोट बैंक पर है। ओबीसी में कई जातियां आती हैं। हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास किया गया और उसकी एक बड़ी कमी को सामने रखते हुए अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ये खामी थी महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को आरक्षण न देना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी बातों पर गौर करने की बात की है, लेकिन फिलहाल इस बिल में जो पारित हो गया है इन समुदायों की महिलाओं को आरक्षण की बात नहीं है। इसी को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किए और कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा में भी प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां मांग की कि साल 2024 से ही महिला आरक्षण विधेयक को लागू किया जाना चाहिए, वहीं ये भी कहा कि जिन समुदायों को इस बिल के तहत आरक्षण नहीं दिया गया है उनको भी आरक्षण दिया जाए। तो एक बड़ी खामी जो है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सेलिब्रेट कर रहे थे कि उनके शासन में महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया, उसमें एक कमी निकालकर अब कांग्रेस ओबीसी के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में कई समुदायों से बात की, उनमें ब्राह्मण समुदाय भी था। ओबीसी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनसे भी वायदा किया गया है कि राज्य में कुल 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। यानी कि ओबीसी समुदाय की जो कह लीजिए इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, वो इन राजनेताओं ने कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनौती भी इससे बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना कह लीजिए जो उनका कैडर वोट है, उनका ओबीसी मतदाता का वोट बैंक है, उसे बचाना होगा। क्योंकि कांग्रेस अब पूरी तैयारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाएं, उसमें होल करे, छेद करे और उन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल। और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शराब नीति घोटाला मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के मामले में सुनवाई हुई है वहां, और उसके बाद उन्हें 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। और केजरीवाल से डरे हुए नरेंद्र मोदी जी। संजय सिंह आज फिर अदालत पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने आज फिर प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई, बयानबाजी हुई और इस तरह दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा रहा। हालांकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद को 4 अक्टूबर को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक उनको रिमांड पर भेजा था। दूसरी बार कोर्ट में पेश हुए तो रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ गई। आज आम आदमी पार्टी को राहत की उम्मीद थी, लेकिन अदालत ने 15 दिनों के लिए संजय सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया। बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हो जेल ही जाना, जेल जा। बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हो जेल ही जाना, जेल जा। जेल जाते हुए संजय सिंह को मौका मिला तो उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से डरे हुए नरेंद्र मोदी जी, और इसी के लिए ये सब फर्जी झूठी कार्रवाई हो रही है। अडानी के घोटाले पर कार्रवाई नहीं होती,
जो देश को लूट रहे हैं भ्रष्टाचारी, उस पर कार्रवाई नहीं होती। कोर्ट से बाहर संजय सिंह ने सियासी हमला बोला सो बोला। कोर्ट रूम में भी उन्होंने ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कह दिया, लेकिन उनकी टिप्पणी पर जज नागपाल भड़क गए और फटकार लगाई कि अगर यहां आकर राजनीतिक भाषण देना है तो यहां आने की जरूरत नहीं। इस प्रकार की जो हरकत ईडी के द्वारा भाजपा करवा रही है, पूरे देश में उजागर हो रहा है किस प्रकार से ईडी की हैसियत, जो कि आर्थिक मामलों के अंदर कार्रवाई करने के लिए बनी थी, आज एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन के रहेगा। हमारे लिए लड़ाई पॉलिटिकल है। कोर्ट तो ऑफ कोर्स कोर्ट के प्रोसेस चलेगा, लेकिन हमारी लड़ाई पॉलिटिकल है ये, और पॉलिटिकल लड़ाई में स्टेटमेंट तो पॉलिटिकल होंगे, कोर्ट के बाहर देंगे। असल में मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। चुनावी माहौल में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, जबकि केजरीवाल की पार्टी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए अपने नेताओं को पाक साफ बता रही है। इसी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इधर अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ संजय सिंह ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, ये कहने के लिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार करके कानूनी रूल्स का उल्लंघन किया है। संजय सिंह की तरफ से पेश हो रहे वकील की दलील सीधे तौर पे ये थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, छानबीन ही नहीं की, सवाल जवाब संजय सिंह से कभी नहीं किया, तो उनके खिलाफ पुख्ता सबूत वो कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये सब मुद्दे आज दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपनी दलीलों में संजय सिंह के वकील ने रखे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब इस मुद्दे की सुनवाई मंगलवार को यानी कि 17 अक्टूबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट से अगर संजय सिंह को राहत मिलती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। हालांकि शराब घोटाले पर दिल्ली में जो सियासी घमासान है वो आसानी से खत्म नहीं होने वाला। मोहाली में खरड़ में एक दिल को दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपने बड़े भाई, भाभी और 2 साल के भतीजे की हत्या कर डाली है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने सबसे पहले अपनी भाभी का गला घोंटकर उन्हें मार डाला, फिर भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं 1205 कोठी, ये वही खरड़ की कोठी है जहां मंगलवार देर रात को यहां पर सखे भाई लखवीर की तरफ से अपने भाई सतबीर और भाभी अमनदीप का बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि जो इनपुट मिली है, पहले भाभी जो अंदर थी अमनदीप और लखवीर अंदर जाता है तो पहले उनका गला दबाता है, जिसके बाद उसे पंखे से लटकाकर मार दिया जाता है। उसके बाद वह अपने भाई को फ़ोन करता है सतबीर को कि भाभी जो है वो फिलहाल उनकी तबीयत खराब है, जल्दी करें। जैसे ही सतबीर यहाँ से एंट्री लेता है, लखवीर और उसके 2 साथी जो कत्ल में हैं उनकी तरफ से जैसे ही सतबीर अंदर की तरफ जाता है तो वैसे ही उसके सिर पर कोई तेज़धार हथियार से हमला करता है, जिसके बाद सतबीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लखवीर को हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन लखवीर के जो साथ वाले साथी थे वो अभी फरार हैं। मोहाली से अभिषेक मेनू की रिपोर्ट, पंजाब तक। पिछले साल 15 फरवरी को मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी की मौत हो गई थी। उनकी मौत की वजह जो बीमारी बनी उसका नाम है OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये नींद से संबंधित ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। अब एम्स की नई रिसर्च में दावा ये किया गया है कि देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आसपास कोई सोते हुए खराटे ले रहा हो तो आपका चैन से सोना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि खराटे ले रहा शख्स भी नींद में परेशान हो। मुमकिन है कि नींद के दौरान उसका दिमाग कभी सो रहा हो, कभी जाग रहा हो और घंटों सोने के बाद भी उसे लगे कि नींद पूरी नहीं हुई। नींद के दौरान ये परेशानी सांस रुकने की वजह से होती है, जो एक गंभीर बीमारी है और जानलेवा भी।
पिछले साल फरवरी में जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिड़ी की इसी बीमारी यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से मौत हो गई थी। आमतौर पर लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन एम्स की नई रिसर्च में दावा किया गया है कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी से आगाह करने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम्स की रिसर्च में सामने क्या आया है। इसके मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए से जूझ रहे हैं, यानी करीब 11% भारतीय ओएसए के शिकार हैं। इसके मरीजों में 13% पुरुष और 5% महिलाएं हैं। करीब 5 करोड़ लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया गंभीर लेवल पर है। इस तरह हालात चिंताजनक हैं, लेकिन अगर इस बीमारी की समझ हो तो इसका इलाज भी मुमकिन है। असल में जब हम सोते हैं तो श्वास नली की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, जो सांस की नली में दबाव डालती हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये दबाव ज्यादा होता है, जिसकी वजह से नींद में सांस कुछ देर के लिए पूरी तरह रुक जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है और इसकी वजह से दिमाग तुरंत जाग जाता है और सांस की नली को फिर से खोल देता है। इस तरह नींद में दिमाग कई बार जागता सोता रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि नींद की क्वालिटी कम हो जाती है, यानी गहरी नींद आ ही नहीं पाती। इसकी वजह से दिन में नींद आती है, दिन भर सुस्ती रहती है, हार्ट अटैक, डिमेंशिया और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी नींद नहीं आती तो दिमाग को आराम नहीं मिलता और याददाश्त पर असर पड़ता है। इस तरह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कई तरह की समस्याओं की वजह बन सकता है। सवाल है कि आप कैसे समझें कि ये बीमारी शरीर में घर कर चुकी है। इसके लिए कुछ लक्षणों पर ध्यान देना दरअसल जरूरी है। मसलन, क्या आप सुबह उठने के बाद थके थके से रहते हैं, दिन में नींद आती है, मूड में बदलाव आया है, चीजें भूल जाते हैं, काम में ध्यान लगाना मुश्किल होता है, सिर दर्द और खराटे की समस्या है, या फिर रात में घुटन की वजह से नींद खुलती है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये लक्षण महसूस होते हों तो घरेलू नुस्खे ना अपनाएं, सीधे डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवाएं। जरूरी नहीं कि ये लक्षण आप में हों, फिर भी गांठ बांध लीजिए कि इस बीमारी से दूर रहने और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। नींद की क्वालिटी सुधारने के लिए रात में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल बंद करें। सोने और जागने का टाइम फिक्स किया जाए। सोने से कम 2 घंटे पहले जरूर खा लें। साफ सुथरे बिस्तर पर सोएं। फोन सिरहाने रखकर बिल्कुल न सोएं। और सबसे अहम बात, रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि ज्यादा वजन होने से नींद में समस्या आ सकती है। अगर वजन काबू में है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पर काबू पाया जा सकता है, इसे दूर रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।